Hello my dear students, Assalamu alaikum. Today I will discuss how to determine the order of reaction. Chemical kinetics के अंदर हमने सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेरिवेशन लास्ट टाइम की थी विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन. आज हम करेंगे डिस्कस हाउ टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अच्छा, आज हमने करना है हाउ टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिटरमिन की बात करें तो इससे पहले हम कुछ ना कुछ काम इस पे कर भी चुके हैं. वो कैसे कि आपने सबसे पहले इनिशियल रेट मेथड किया था कि जिसमें आप जो सेम कंसंट्रेशन थी उसके अपोजिट वाले को यूज़ करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते थे. फिर हमने रेट कांस्टेंट के ज़रिए भी किया. तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम चार मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे. सबसे पहला मेथड कौन सा है? यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी हम इंटीग्रेटेड मेथड को यूज़ करेंगे. नंबर 2 ग्राफिकल मेथड, और नंबर 3 हमने जो करना है वो है हाफ लाइफ मेथड. नंबर 4 डिफरेंशियल मेथड. नंबर 5 कॉस्टवर्ड मेथड. यानी हमने क्या करना है कि इन 5 मेथड्स को हमने यूज़ करना है और इनको यूज़ करके हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है. अच्छा, ये जो हमारा यानी हमने क्या करना है कि ये जो तरीके हैं इनको यूज़ करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे. हम अभी करेंगे पहली वाले यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड. अच्छा, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड के अंदर हमने क्या करना है, हम रेट इक्वेशन को यूज़ करेंगे. इसके मैंने कुछ इसको इस तरह से मैनेज किया है कि यानी मैंने सोचा कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर डाल दी जाए. इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम इस मेथड को सॉल्व करने के लिए यानी ये समझ लें कि इसकी जो रेसिपी है, इसकी जो तरकीब है वो ये है. वो पहली तो ये है कि बाई टेकिंग इनिशियल concentration of reactants अच्छा, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा बाय टेकिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी आपने क्या करना है कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को लेंगे. लेने के बाद फिर एंड ऑब्जर्विंग द चेंज in concentration by different interval of time. यानी आपने क्या करना है कि डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे और उसको आप उसकी कंसंट्रेशन में वक्त के लिहाज से क्या चेंज आ रहा है ये हम डिस्कस करेंगे. यानी हमने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ऑब्जर्विंग द चेंज इन कंसंट्रेशन बाय डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, या आपने ये काम करना है. उसके बाद फिर क्या करेंगे
नेक्स्ट यानी अगर हम इसको पॉइंट वाइज अगर लिखें तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा, अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर अब आपने यूज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a माइनस एक्स एंड टी। ए का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बनने के बाद कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के अंदर कितना चेंज आया, एंड टी का मतलब ये है कि टाइम। आपने क्या किया, इन सब को पुट किया किसके अंदर, इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रेट इक्वेशंस। यानी आप क्या करते हैं, आपने सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए माइनस एक्स एंड टी इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रेट इक्वेशंस के, यानी आपने क्या करना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशंस के अंदर आपने इन वैल्यूज को पुट कर देना है। और ऐसा करने के बाद फिर क्या होगा, इफ वैल्यू ऑफ k is constant, then the order of reaction may be obtained। यानी इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, ये वाली वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर आपके पास के की वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है तो वो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने के का लिखा था कि 2.303 अपॉन टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। अब आपने क्या किया कि जब इसको सॉल्व किया, जैसे ये जो है ये हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं। हमने जब इसकी डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस को यूज़ करके हमने जब सॉल्व किया, जब उसका के की वैल्यू सेम आई तो हमने कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं कि जिस तरह ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, आप क्या करते हैं, आप सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को यूज़ करते हैं और सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को यूज़ करके भी के की वैल्यूज़ आपके पास सेम आती हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो भी क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। यानी आपने जो जो इक्वेशन यूज़ की, अगर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन यूज़ करके आपने रेट कांस्टेंट के निकाला तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर आपने सेकंड ऑर्डर की, यानी आपने क्या करना है, यानी फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन having same values of k shows that it is the फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ के शोज दैट इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यानी आपने क्या किया कि अगर फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को आपने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद आपने अगर जितनी भी के की वैल्यूज़ आप निकालेंगे उस डाटा को यूज़ करते हुए, जिस तरह मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करवाई थी, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करवाए थे जिसमें के की वैल्यू सेम आती थी, फिर सेकंड ऑर्डर के साथ भी यही किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं अलग से लिखने की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेकंड ऑर्डर के लिए भी यही कुछ होगा।
सेकंड ऑर्डर होगी। तो अब आप क्या कहेंगे, रेट इक्वेशन हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ के शोज इट इज द सेकंड ऑर्डर। अब आप क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप थर्ड के लिए कर रहे हैं तो यही कुछ हो जाएगा, यानी आपके पास है थर्ड ऑर्डर इक्वेशन आपने यूज़ की, तो उस सूरत में क्या होगा कि जब आप के की वैल्यूज़ निकालें वो सारी एक जैसी आती हैं, तो वो क्या शो करेगा कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यानी आप क्या कर सकते हैं कि ये यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज़ करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो मेन आपके पास जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि के की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपने वैल्यूज़ को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन अप्लाई की और सेम आंसर आ रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर सेकंड अप्लाई की तो यानी आपने सेकंड ऑर्डर की रेट इक्वेशन अप्लाई की और आप उसका भी आंसर अगर आपने 3-4 आंसर निकाले हैं तो वो भी सेम आ रहे हैं तो वो सेकंड ऑर्डर होगा। और थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन के अंदर भी यही होगा कि आपने क्या किया कि उसकी डिफरेंट के की वैल्यूज़ निकाली और सब के आंसर तकरीबन सेम या नियरली सेम होंगे तो हम कहेंगे कि ये थर्ड ऑर्डर है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि के की वैल्यू को यूज़ करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर इस चीज़ को जहन में रखा जाए जिस तरह से मैंने आपको बताया है तो इसका मतलब ये है, ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो है ये हिट एंड ट्रायल मेथड है कि जब तक आप वैल्यूज़ को यूज़ करके पता ना लगाएं उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का जो सेकंड मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। अच्छा, ग्राफिकल मेथड जो है इसके अंदर हम इसको दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो हम इसके अंदर कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के लिहाज से कर लेते हैं। अच्छा, अब कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन यानी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, आपने एक ग्राफ बनाया और ये ग्राफ किसके दरमियान होगा, कंसंट्रेशन जो कि होगी मोल पर डीएम क्यूब में। अच्छा, अब दूसरा आपने रिएक्शन रेट के दरमियान बनाया जो आपका होता है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब अगर इसका ग्राफ आपका इस तरह से बनता है, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि ये है ज़ीरो ऑर्डर। इसमें क्या होगा, आपका जो रेट होगा वो रेट इक्वल होगा के, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ यानी के इक्वल होगा, क्योंकि रेट ऑफ इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यही वजह है कि कंसंट्रेशन के चेंज होने से ग्राफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब दूसरा क्या हो सकता है कि आपने क्या किया, आप यहाँ भी यही काम कर रहे हैं कि आप ले रहे हैं कंसंट्रेशन किसके अंदर, मोल पर डीएम क्यूब के अंदर, और यहाँ पे आप ले रहे हैं रिएक्शन रेट, और इसमें भी यूनिट आप जो यूज़ कर रहे हैं वो है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, जब आपने ये काम किया तो अब उसके नतीजे में आपको अगर ग्राफ कुछ इस तरह का मिल रहा है तो अब ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। यानी आप याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशन ली है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ भी हमने यही किया था। तो उसके नतीजे में अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो अब इसका ये जो है फर्स्ट ऑर्डर की होगी। यानी आप क्या कर सकते हैं कि ग्राफ किस तरह का बन रहा है उससे भी आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या कौन सा ऑर्डर है। अब इसके अगर हम रेट की बात करें तो इसका रेट इज़ इक्वल टू के, फिर अगर हम ए के लिहाज से ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। इसी तरह से अब हम अगर तीसरा ग्राफ बनाते हैं वो है कंसंट्रेशन जिसको हम ले रहे हैं मोल पर डीएम क्यूब में।
और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका यूनिट आपके पास क्या बन रहा है, मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, अब इसका जो ग्राफ होगा, इसके ग्राफ के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, यानी ये इस तरह से जाएगा। अच्छा, अब ये किसके लिए होगा, सेकंड ऑर्डर। ये किसके लिए हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए। और इसकी अगर हम रेट की इक्वेशन लिखें कि अगर हम a यूज़ कर रहे हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, अगर आप नोट करें कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट के दरमियान अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो रेट इज़ इक्वल टू k के इक्वल आ जाएगा, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेकंड, आप क्या करते हैं कि आपने अगर फर्स्ट ऑर्डर लिया तो इसका ग्राफ रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान अगर बनाते हैं तो इस तरह के स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर आप सेकंड ऑर्डर के लिए करते हैं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा, ये तो इसके लिहाज से हो गया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज़ करके हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे वो किस तरह के होंगे। यानी उसके अंदर हम जो ग्राफ बनाते हैं वो ज़्यादातर टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान बनाते हैं। यानी आपका जो ग्राफ होगा ये किसके दरमियान बनेगा, टाइम एंड कंसंट्रेशन। टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान आपका ग्राफ बनेगा। फॉर एग्जांपल के आपने क्या किया कि अगर आपने इक्वेशन यूज़ की है k इज़ इक्वल टू 1/t ln a ओवर a माइनस एक्स। अब t को अगर आपने इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया kt इज़ इक्वल टू ln a ओवर a माइनस एक्स। अच्छा, अब हमें पता है एक फार्मूला कि ln a माइनस ln b इज़ इक्वल टू ln a अपॉन b। अब अगर आपका ये a है और ये वाला आपका b है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं kt इज़ इक्वल टू ln a माइनस x। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दें और kt को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ln a माइनस x, यानी ये माइनस का साइन ख़त्म होकर प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का है। जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस kt प्लस ln स्मॉल a आएगा, ये ln a, ये अब आपके पास आ गया। अब अगर हम देखें, ये आपका y हो गया, ये mx हो गया और प्लस c हो गया। ये आपका ग्राफ यानी आपकी इक्वेशन ये है। ये जो है ये असल में ग्राफ की इक्वेशन है कि जब आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमें पता चल गया कि ये वाला हिस्सा जो है ये y पे आएगा, यानी y एक्सिस पे आएगा। अगर हम ग्राफ इसका बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यानी आप किस किस के दरमियान बना रहे हैं, एक तो टाइम के दरमियान और दूसरा ln a माइनस x के दरमियान ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास y जो है y ये हो गया ln a माइनस एक्स, और x हमारे पास ये है क्योंकि ये वाला x है, x हमारे पास टाइम है। अच्छा, अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी इसके दरमियान जो ग्राफ बनेगा हमारे पास इसका जो स्लोप आएगा, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई स्लोप निकाला है तो इसका जो स्लोप होगा वो माइनस के इक्वल होगा। यानी इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होगा, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा अगर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ये याद रखिएगा, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है। यानी ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है ये होता है 1/a माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, और kt
प्लस 1/a के। ये वही है कि जैसे आपने सेम इनिशियल कंसंट्रेशन में जब इक्वेशन यूज़ की थी, यूज़ करने के बाद जब आपने C निकाला था, ये इसमें आएगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इसको यहाँ से सही समझ नहीं आए तो आप जो मैंने इससे पहले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन यूज़ किया है, उसको आप यूज़ करके इसको आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो उसके नतीजे में अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे कि अब आपके पास y क्या है, 1/a-x, यानी y हमारे पास ये है और mx हमारे पास ये है और c ये है। अब इसको यूज़ करके अगर हम इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, किसके लिए, ये जो सेकंड ऑर्डर है इसके लिए, यानी इसके लिए जो हम इक्वेशन यूज़ कर यानी जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास x एक्सिस पे वही t रहेगा और यहाँ पे 1/a-x आ जाएगा और आपका इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसका आपके पास जो स्लोप होगा वो k के इक्वल होगा, लेकिन ये वो प्लस में होगा। यानी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने क्या किया, टाइम और ln a-x के दरमियान ग्राफ बनाया और वो इस तरह का ग्राफ बना, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर आपने टाइम और 1/a-x के दरमियान ग्राफ बनाया और वो इस तरह का बना, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यानी आप क्या कर सकते हैं कि ग्राफ को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर आपको कुछ कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के लिहाज से ग्राफ दे दिया, या कंसंट्रेशन और ये टाइम और ln a-x के साथ दिया, तो आप वैसे ही समझ जाएंगे कि ln a-x फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आता है, तो फिर आप ये यूज़ कर लेंगे। और अगर आप क्या करते हैं 1/a-x के लिहाज से करते हैं तो ये हो जाएगा। एक बात आप और याद रखिएगा कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि a-x यूज़ किया जाए। कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन को a0 से शो कर दिया जाता है और a-x को a से शो कर दिया जाता है, यानी ln a आ सकता है, उधर 1/a आ सकता है। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये है कि जैसे मैंने आपको इस तरह से ड्राइव करवाया था, तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से ग्राफिकल मेथड के ज़रिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इसका अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का जो थर्ड मेथड है वो है हाफ लाइफ मेथड। अच्छा, अब ये जो हाफ लाइफ मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अगर हम देखें कि एक तो आप टी हाफ आपका होता है a0/2k के इक्वल, यानी ये हाफ लाइफ होती है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। दूसरा आपके पास टी हाफ होती है 0.693/k के इक्वल, और ये कब होगा, जब फर्स्ट ऑर्डर होगा। तीसरी आपके पास टी हाफ कब आती है, जब आपके पास ये होता है 1/a के। कुछ जगह ये लिखा होता है और कुछ जगह इसको 1/k के लिहाज से भी लिखते हैं। दोनों का मतलब सेम है, यानी ये दोनों जो हैं, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, ये होगा सेकंड ऑर्डर के लिए होगा। एक तो ये हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, आपने दो एक्सपेरिमेंट्स किए। अब जब आपने दो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन दोनों एक्सपेरिमेंट को यूज़ करने के लिए आप हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आसान तरीका क्या कर सकते हैं, एक जनरल रूल चेक करते हैं कि वो क्या हो सकता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए कि हाफ लाइफ इज़ प्रोपोर्शनल टू, यानी आपने क्या लिखा है, एक जनरल रूल बन रहा है, हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻0। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा। ये जैसे ये देख लें, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन यूज़ नहीं हो रही फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये क्या शो कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हो जाएगा। अब आपने क्या किया,
हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। आपने लिखा हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a², ये किसके लिए हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए। यानी अब जो है, अब आप नोट करें, थोड़ा सा इस पे गौर करना शुरू करें। फर्स्ट ऑर्डर था कंसंट्रेशन, a की पावर 0 का मतलब 1 है, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू 1/a सेकंड था, तो लेकिन ये इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 आ रही है 2 की जगह। यहाँ पे क्या है, थर्ड था तो 2 आ रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम एक जनरल रूल जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं कि हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर n-1, यानी जो भी ऑर्डर होगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा तो वो कंसंट्रेशन होगी। इसको हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, nth ऑर्डर। यानी nth ऑर्डर हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक जो जनरल रूल बन रहा है वो ये बन रहा है। अब हम इस जनरल रूल को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि अपने बाकी सारे काम कर सकते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल के हम क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं, जो किसी भी कोई भी डाटा आपको दे दिया जाए और आपको ये ना सोचना पड़े कि किस इक्वेशन में अप्लाई करना है। आपने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट्स किए। अब जब आपने उन 2 एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना शुरू किया तो उन 2 एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के दौरान आपने क्या किया कि आपने फॉर एग्जांपल के चेक किया कि ये इससे हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ सकती है या हम कौन सी इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हम जो हाफ लाइफ है उसको T1 कह देते हैं, और ये जो T1 है इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a1 की पावर n-1। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को हमने T1 सपोज किया, और इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसको हमने A1 सपोज कर लिया। ये उसके बाद आपने क्या किया, T2 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a2 की पावर n-1 कर दिया। अब ये जो है ये क्या हो गया, फर्स्ट रिएक्शन के लिए, और ये सेकंड रिएक्शन के लिए हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, T1 इज इक्वल टू K/A1 की पावर n-1, और इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू K/A2 की पावर n-1। यानी हमने किया क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके K लगा दिया। अब हम क्या करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप कर देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, यानी 2 को आप ऊपर रखें और 1 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू K/A2 की पावर n-1 डिवाइड बाय K/A1 की पावर n-1। अब क्या हो जाएगा, ये T2/T1 इज इक्वल टू K/A2 की पावर n-1। इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो A1 हमारा ऊपर आ जाएगा और K नीचे, K से K कैंसिल। अब आपके पास है T2/T1 इज इक्वल टू A1 की पावर n-1 डिवाइड बाय A2 की पावर भी n-1 हो गया। अच्छा, अब क्योंकि इसके अंदर जो पावर्स हैं वो दोनों की सेम हैं, तो हम इसको एक काम और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इसको सिंगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यानी सिंगल ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू A1/A2 की पावर n-1। अच्छा, ये जो n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब हमें करना क्या है, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास n आ जाए। पहले हम इसको तरतीब से इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं, इसको राइट साइड पे, वो इसलिए ताकि हमारे पास n लेफ़्ट साइड पे आ जाए, क्योंकि हम उस चीज़ को सब्जेक्ट जिसको बनाते हैं या जिसको यूज़ करना होता है उसको हम
n लेफ़्ट साइड पे लेते हैं। अब आपने क्या किया, a1 ओवर a2 की पावर आपने n-1 पहले लिख लिया, t2 अपॉन t1 बाद में। अब आप गैस करें कि हम चाहते हैं कि ये n-1 तो पावर में है, तो इस तरह तो कैलकुलेट करना मुश्किल है। अगर ये पहले आ जाता तो ये कैलकुलेट करना आसान होता। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की पावर ऊपर हो तो उसको हम नीचे ला सकते हैं, और वो क्या होता है, लॉग वाला मेथड। यानी हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड्स के ऊपर लॉग ले लिया, लॉग a1 ओवर a2 की पावर n-1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। अब जब लॉग अप्लाई हो जाए तो ये हो जाता है n-1 इंटू लॉग a1 ओवर a2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग t2 ओवर t1। ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो n-1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा लॉग t2 ओवर t1 अपॉन लॉग a1 ओवर a2। ये आपके पास आ जाएगा। अगर हम 1 को भी उधर शिफ्ट कर दें तो हमारी ये जो इक्वेशन बनेगी, ये मैं इस तरफ लिख देता हूँ। यानी अगर हम क्या करते हैं, 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास n जो होगा, n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग t2 ओवर t1 अपॉन लॉग a1 अपॉन a2, ये आ जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर आपके पास हाफ लाइफ अगर आपको 2 दी हों और आपको इनिशियल कंसंट्रेशंस भी 2 दी हुई हो, क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो इनको यूज़ करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से, यानी ये वाला मेथड जो है, इसको यूज़ करके आप हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक सब्सटेंस की। ये जो है, ये हमारे पास ये बड़ा ही आसान तरीका है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड किया जा सकता है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। हमारे पास ये जो हमने हाफ लाइफ की इक्वेशन निकाली है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, के नाइट्रिक ऑक्साइड का एक रिएक्शन है जिसमें 50% ऑफ रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 108 सेकेंड। यानी 50% रिएक्शन जो है वो 108 सेकेंड में कंप्लीट हुआ व्हेन द इनिशियल प्रेशर वाज 336 mmHg। यानी पहला क्या हुआ कि हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद एंड in 147 seconds when the initial pressure was 288 mmHg। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपके पास जो T1 है, T1 आपके पास होगा 147 सेकेंड, और A1 जो आपके पास होगा ये होगा 288 mmHg, और T2 आपके पास जो होगा वो होगा 108 सेकेंड, और A2 आपके पास जो होगा वो होगा 336 mmHg। ये फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि ये आपका डेटा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी ये जो आपके पास क्वेश्चन है, हम बाय यूजिंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कि ये वाला कि n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग t2 ओवर t1 अपॉन लॉग a1 ओवर a2। n इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया, 1 प्लस लॉग में आपने क्या किया, t2 आपके पास कितना है 108, और t1 आपके पास कितना है 147, ये रखा, अपॉन में आपने किया लॉग, हमारे पास a1 कितना है
288 और A2 हमारे पास कितना है 336। यानी आपने क्या किया, आपने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ऊपर जो हमने लिखी थी वो सारी वैल्यूज़ आपने इस जगह पे पुट कर दी। जब आपने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया, पुट करने के बाद अब आप जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लें और कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करना शुरू करें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या है कि अब n इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा अब आपने क्या किया, log 108 अपॉन 147 का आपने log लेना है और इसका log फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो क्या आना चाहिए, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताएं कि इसका log आपके पास 0.1339 आता है। फॉर एग्जांपल आपने 1339 इसका आता है कब, जब आपने 108 अपॉन 147 का log लिया। इसी तरह से अब आपने क्या किया कि 0.0669 log आ गया इसका। अब आपने इन दोनों को जब डिवाइड किया तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 हो गया, यानी आपका आंसर 3 आ गया, यानी n आपका 3 यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था ये वाला। यानी आपने क्या किया कि आपने दोनों एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग परफॉर्म किए, परफॉर्म करने के बाद आपको पता चल गया कि इसका थर्ड ऑर्डर है। कैसे पता चला, हमने ये वाली हाफ इक्वेशन को यूज़ किया, उससे हमें पता चल गया। हमारे पास जो फोर्थ है वो है द डिफरेंशियल मेथड। द डिफरेंशियल मेथड, अच्छा ये जो डिफरेंशियल मेथड है इसको वेंट होफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं। यानी ये जो है ये डिफरेंशियल मेथड जो है इसको वेंट होफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अच्छा अब वेंट होफ के मुताबिक क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन of nth order is proportional to the nth power of concentration। यानी इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, माइनस dc1 अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू c1 की पावर n, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस dc1 अपॉन dt इज इक्वल टू k c1 की पावर n। यानी अगर आप क्या करते हैं कि आप दो इक्वेशंस यूज़ करते हैं, ये या दो एक्सपेरिमेंट आपने करवाए, उसके अंदर आपके पास एक c1 है और दूसरा c2 है, तो आपको इस तरीके से होगा। यानी आपने क्या किया, ये हुआ, ये किसके लिए, फर्स्ट के लिए हो गया। अब सेकंड के लिए क्या होगा, आपके पास होगा माइनस dc1 अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू c2 की पावर n। यानी देखा जाए तो इसका जर्नल क्या बनेगा, माइनस dc1 अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू c की पावर n जर्नल होगा, जिसमें से हम फर्स्ट के लिए ये ले रहे हैं, इसको हम फॉर एग्जांपल क्या देते हैं कि इक्वेशन 1 है, और इसके सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, माइनस dc2 अपॉन dt इज इक्वल टू k c2 की पावर n। अब जब आप ये करते हैं, अब हमें काम क्या करना है कि ये जो है ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी कौन सी है, ये वाली है। इसमें क्या है, माइनस dc1 अपॉन dt इज इक्वल टू k c1 की पावर n। हम चाहते हैं कि n की पावर पहले आ जाए, तो उसका एक ही तरीका है, वो क्या है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों तरफ log ले लें। अगर हम दोनों तरफ log लेते हैं तो ये हो जाएगा log माइनस
dC1/dt इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, log k C1 की पावर n। अच्छा, अब ये तो log माइनस dC1/dt वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा। अब log क्या है, ये a इंटू बी है। अगर हम फार्मूला यूज़ करें log a b का, तो ये होता है log a प्लस log b, ये फार्मूला आता है। तो अगर हम ये देखें, हमारे पास log a हमारे पास ये है और b ये है। log a जो है log k हो जाएगा प्लस, अब log b जो है वो हमारे पास C1 की पावर n। लेकिन log के अंदर क्या होता है कि जब आप log अप्लाई करते हैं तो n पहले आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि log माइनस dC1/dt इज इक्वल टू log k प्लस n पहले log C1। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये हमने किसके साथ किया, ये इक्वेशन नंबर 1 के साथ ये काम किया है, और जो काम हमने इक्वेशन 1 के साथ किया है वही काम हम अब इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी करेंगे। अच्छा, अब इक्वेशन 2 के साथ अगर हम ये काम करते हैं, इक्वेशन 2 हमारे पास है माइनस dC2/dt इज इक्वल टू के C2 की पावर n। अब इसमें भी हमने n को पहले लेने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने log लिया, ये हो जाएगा log माइनस dC2/dt इज इक्वल टू log k प्लस log C2 की पावर n। इसको और तरतीब से अगर लिखें तो log माइनस dC2/dt इज इक्वल टू log k प्लस n पहले आ जाएगा log C2। ये किस तरह से पहले आ रहा है कि एक फार्मूला होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल log a की पावर m है, तो ये बराबर होगा m log a। तो हमने यही यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई की है और यहाँ पे भी हमने यही अप्लाई किया है कि पावर को पहले लिख दिया। अब ये इसकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस करना है, तो हमने पहले 3 का log माइनस dC1/dt पहले लिख लिया, उसमें से हमने इसको माइनस करना है, तो हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं, तो अब इसमें से हमने log dC2/dt लिख लिया इज इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने करना है ये वाला हिस्सा। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा जो है इसको माइनस करने का मतलब क्या है, अब आपने लिखा log k प्लस n log C1 ये लिखा। अब माइनस करना है तो माइनस करके हम ब्रैकेट में ये पूरा ये वाला दोबारा लिख देता हूँ, यानी log k प्लस n log C2। यानी अब मैंने किया क्या है, मैंने ये सिर्फ ये काम किया है कि ये इक्वेशन 3 के राइट हैंड साइड वाला हिस्सा लिखा है, माइनस का साइन डाल के इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड वाला और लेफ़्ट वाला ये इधर आ गया। तो अब इसकी जो कंप्लीट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, वो बनेगी log माइनस dC1/dt माइनस log माइनस dC2/dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, log k, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरे को यहाँ से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि एक ही लाइन में सारा कुछ आ जाएगा। यानी अब क्या करते हैं कि मैं इसको कर देता हूँ log माइनस dC1/dt माइनस log dC2/dt इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या है, log k प्लस n log C1 माइनस प्लस माइनस
log के माइनस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा n log C2। अगर आप नोट करें ये प्लस का log के और माइनस का log के कैंसिल, अब आपके पास जो आया वो है log माइनस dC1 अपॉन dt माइनस log माइनस dC2 अपॉन dt इज इक्वल टू n log C1 माइनस, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस n log C2 आ जाएगा। अब ये वाला जो है इसको तो आप वैसे का वैसे ही लिख लें, log माइनस dC1 अपॉन dt माइनस log माइनस dC2 अपॉन dt। यहाँ पे n दोनों तरफ एक जैसा है तो इसको आपने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास log C1 माइनस log C2। अच्छा जी, जब आपके पास ये बच गया, अब आप क्या करेंगे, माइनस log ये जो इसको है इसको आप इधर शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा log माइनस dC1 ओवर dt माइनस log माइनस dC2 ओवर dt, और ये वाला हिस्सा पूरा अपॉन में आ जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा log C1 माइनस log C2 इज इक्वल टू n। यानी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि आप इस इक्वेशन को लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट लिख लें ताकि ये जो है n सब्जेक्ट बन जाए। तो ये हो जाएगा माइनस dC1 ओवर dt माइनस log माइनस dC2 ओवर dt अपॉन log C1 माइनस log C2। ये वाली जो है ये अब आपकी ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वेंट हुफ ने बताई थी, यानी वेंट हुफ डिफरेंशियल मेथड के ज़रिए आप ये वाली इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि जैसे अगर आपने n dC अपॉन dt जो है ये दो एक्सपेरिमेंट से आपको हासिल हो रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर टाइम और dC अपॉन dt के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो उसके ज़रिए भी आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। और आप अगर चाहें तो यानी अगर आपको ये डिफरेंशियल वैल्यूज़ अगर दी हुई हों या उसके ज़रिए, या फिर आप क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के ज़रिए टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट का मतलब आप उसका स्लोप निकालते हैं, तो उसके ज़रिए भी आपको ये वाली वैल्यूज़ मिल सकती हैं। अगर उस तरह से नहीं तो आप ये वाली वैल्यू पुट करें, पुट करने के बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अब हमारे पास अब आखिरी है जिसे कहते हैं ऑस्टवर्ड मेथड। हमारा फिफ्थ और लास्ट मेथड है ऑस्टवर्ड मेथड। अच्छा, अब ये जो ऑस्टवर्ड मेथड है इसका हम ये कह सकते हैं, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कि हम ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास a प्लस बी प्लस सी हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब इसका अगर हम ऑर्डर निकालें तो अगर a के लिए NA, B के लिए NB और C के लिए NC होगा। अगर हमें a का निकालना है हमें क्या करना होगा, ये जो सूडो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके अंदर भी यही होता है कि हम जिसका फाइंड करना है उसको हम रखते हैं और बाकी सबको एक्सेस में ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी यही है कि आपने क्या किया, B और C को आपने एक्सेस में ले लिया और A का निकाल लिया, तो अब आपके पास क्या आएगा, A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, जब आपने B का निकालना है तो आप A और C को आपने एक्सेस में ले लिया, तो यहाँ से आपके पास B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और अगर आप C का निकालना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे, C का निकालेंगे और इनको एक्सेस में लेंगे। इस तरह से आपके पास C का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। फिर आपने तीनों के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ऐड किया तो आपके पास
जो उस रिएक्शन का जो मेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आ जाएगा। यानी ये क्या होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं उनको सिंपल तरीके से नहीं निकाला जा सकता, तो वहाँ पे हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट या ये कह लें कि ऑक्सफोर्ड मेथड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। ये जो है ये आज का जो लेक्चर था उसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने तरीक़ों से निकाला जाता है वो डिस्कस किया। इसमें हमने जो तरीके यूज़ किए वो तो थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और हाफ लाइफ मेथड, डिफरेंशियल मेथड जिसको वेंट होफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं, और ऑक्सफोर्ड मेथड। इसके अलावा हम इनिशियल रेट मेथड के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आप केमिकल काइनेटिक्स की जो सेकंड लेक्चर है जिसमें रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस हुआ है वो वाली वीडियो आप देखें। उसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करके इनिशियल रेट के ज़रिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला था। तो ये डिफरेंट तरीके थे जिनके ज़रिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि बल्कि मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।